साल 2019 में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई थीं। 2023 तक अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी थी। चीनी खुफिया एजेंसी फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील दूर काम कर रही थी। ये कोई नई खबर नहीं थी, असल में ये सबको पता था, और ये सब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक के पास हो रहा है। चीन को गल्फ कोस्ट की जरूरत है। द्वीपों के पीछे फंसा उसकी 80% ऊर्जा ऐसे चोक पॉइंट से गुजरती है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है। गल्फ से गैस यूरोप जाती है। चीन बस असुरक्षित और बेबस होकर देखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा। हर कदम गल्फ कोस्ट को उस चुनौती के करीब लाता है जिसे अमेरिका शायद नहीं देख पाएगा, और इसमें क्यूबा खास तौर पर उभरता है। आज गल्फ कोस्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग 20% हिस्सा है, और ये अमेरिका के कुल निर्यात का करीब 30% संभालता है। ये देश के प्रमुख बंदरगाहों जैसे ह्यूस्टन, टैंपा, कॉर्पस क्रिस्टी, न्यू ऑरलियंस का घर है। ये बंदरगाह सिर्फ व्यस्त ही नहीं है, अमेरिका में ये सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। ह्यूस्टन और कॉर्पस क्रिस्टी ही कुल कच्चे तेल का 91% बाहर भेजते हैं, और ये आंकड़े संयोग नहीं हैं। गल्फ कोस्ट ऊर्जा का खजाना है। इस नक्शे को देखिए। अमेरिका की आधे से ज्यादा तेल रिफाइनिंग क्षमता गल्फ क्षेत्र में है। देश के लगभग सभी एलएनजी निर्यात टर्मिनल गल्फ कोस्ट पर है। ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ तंत्र है। विडंबना ये है कि गल्फ कोस्ट इसलिए विकसित हुआ क्योंकि ये तेल आयात के लिए उपयुक्त था। शेल क्रांति आने पर मौजूदा बुनियादी ढांचा उसे देश का मुख्य निर्यात केंद्र बना गया। अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक है, और 2019 से ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक है। गल्फ कोस्ट अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के केंद्र में है, और चीन के खिलाफ एक संभावित दबाव का साधन है जिसकी बराबरी वो नहीं कर सकता। ये सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। गल्फ कोस्ट अमेरिकी समुद्री व्यापार का केंद्र है। अगर वहां 30 दिन की बाधा आ जाए तो क्या होगा? हमें अधिक कल्पना की जरूरत नहीं, तूफान यह साफ दिखाते हैं। कैटरीना ने न्यू ऑरलियंस में अमेरिकी तेल उत्पादन का 19% ठप कर दिया था, और प्राकृतिक गैस की 24% आपूर्ति को खतरे में डाल दिया था। देश की जीडीपी का 0.86% कम हो गया था। 2017 में हरिकेन हार्वे ने ह्यूस्टन को जोरदार टक्कर मारी थी। टेक्सास और लुइसियाना में सिर्फ एक हफ्ते का उत्पादन रुकने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 0.06% का नुकसान हुआ था। आज 30 दिन की रुकावट विनाशकारी होगी। गल्फ कोस्ट का महत्व सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक नहीं, बल्कि ये ताकत का भी सवाल है। अमेरिकी सेना को उन बंदरगाहों और उस ऊर्जा की जरूरत है। इसके परिणाम साफ दिखेंगे। ऊर्जा निर्यात रुक जाएगा, दुनिया भर में कीमतें बढ़ जाएंगी, और सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाएं धीमी पड़ जाएंगी। यूरोप एक अहम आपूर्तिकर्ता खो देगा, और उसकी सौदेबाजी की ताकत खत्म हो जाएगी। यह तटरेखा सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया को ऊर्जा देती है। इस समय अमेरिकी शक्ति को चुनौती देने वाला देश चुपचाप उसके भीतर अपनी स्थिति बना रहा है। चीन अपनी 70% तेल और 42% प्राकृतिक गैस आयात करता है, जिनमें से अधिकांश ऐसे अहम सक्रे समुद्री मार्गों से गुजरते हैं जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है। अमेरिका को यह समस्या नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य में परेशानी भी उसे प्रभावित नहीं करती। वो खुद ऊर्जा बनाता है और गल्फ कोस्ट के बुनियादी ढांचे पर निर्भर रहता है। उसके नियंत्रण वाले 2 घरेलू अहम संकरे मार्ग वैश्विक बाधा को समस्या नहीं बनने देते। ये सिर्फ अमेरिका की ऊर्जा स्वतंत्रता की बात नहीं, बल्कि वो वैश्विक कीमतें भी तय करता है, और अकेला इसका फायदा नहीं उठाता। जहां कभी यूरोप रूसी गैस पर निर्भर था, अब वो अपनी 58% एलएनजी आयात अमेरिका से करता है, और ये 2030 तक बढ़कर 80% तक पहुंच सकता है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हो जाए तो सब रुक जाता है, और ये सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक आपदा भी है। इसलिए चीन ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। संभव है अमेरिकी गल्फ कोस्ट बच निकलने का रास्ता दे। चीन पहले ही अमेरिका में कृषि भूमि में निवेश कर रहा है, पर वो और भी चीजें खरीद रहा है। चीन अमेरिका को सैन्य रूप से धमकी नहीं दे सकता, कम से कम बिना आपसी विनाश के जोखिम के तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वह बोर्ड रूम, अनुबंधों और बुनियादी ढांचा सौदों में प्रभाव जमा सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब अमेरिकी जमीन तक पहुंच रहा है। दांव अलग हो सकते हैं, लेकिन रणनीति वही है। चीन चुपचाप प्रभाव की सीमाएं परख रहा है, और बुनियादी ढांचे व ऊर्जा में खुद को स्थापित कर रहा है, जहां कोई संकट संतुलन बदल सकता है। अमेरिका के बहुत से आयात चीनी निर्मित क्रेनों के जरिए संभाले जाते हैं, जिनकी सुरक्षा पर सवाल है।
अगर ये क्रेन खराब हो जाएं और बंदरगाह रुक जाए तो क्या होगा? एक छोटी गड़बड़ी, एक हफ्ते की देरी और आपूर्ति श्रृंखला रुक जाती है। फिर मालिकाना हक का सवाल उठता है। एक चीनी कंपनी अब ह्यूस्टन के बेपोर्ट टर्मिनल के हिस्से को नियंत्रित करती है, जो किसी भी अन्य अमेरिकी टर्मिनल से ज्यादा घरेलू और विदेशी माल संभालता है। इसका प्रभाव और बढ़ गया है। ये अहम है क्योंकि अरबों टन व्यापार और सैन्य आपूर्ति इन्हीं टर्मिनलों से गुजरती है। हार्डवेयर और हथियारों के साथ साथ अमेरिकी सेना को केवल संचालन के लिए, यहां तक कि शांति के समय में भी रोजाना 3,60,000 बैरल तेल की जरूरत होती है। लगभग आधा खाड़ी तट की रिफाइनरियों और पेट्रोलियम टर्मिनलों से होकर जाता है। इनमें बाधा आने पर आपूर्ति रुक जाती है। सिर्फ अभ्यास या झड़पों के लिए नहीं, बल्कि चीन के साथ किसी भी टकराव के लिए। खाड़ी तट सिर्फ एक बुनियादी ढांचा नहीं है, ये अमेरिका की शक्ति प्रदर्शन का एक अहम हिस्सा है और कांग्रेस ने इस पर खतरे की घंटी बजा दी है। बंदरगाह असुरक्षित हैं, राष्ट्रों के बीच युद्ध के लिए जरूरी समुद्री परिवहन क्षमता नहीं है और ऊर्जा अवसंरचना भी असुरक्षित है। अमेरिका के लिए बुरी खबर यह है कि चीन सिर्फ बंदरगाहों में ही नहीं, बल्कि खाड़ी की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भी घुस रहा है। विडंबना यह है कि अमेरिकी खाड़ी तट के इतनी बड़ी ऊर्जा शक्ति बनने का एक कारण चीन की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना था। 2017 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस आयातक बन गया था। उसी साल कई चीनी ऊर्जा कंपनियों ने इस क्षेत्र के अमेरिकी उत्पादकों के साथ 20 से 25 साल के अनुबंध किए। चीन ने 2025 के वसंत में टैरिफ के चलते अमेरिका से एलएनजी आयात कम किया हो सकता है, लेकिन अनुबंध कायम है और गैस अब भी आ रही है। इसे सिर्फ मुनाफे के लिए यूरोप भेजा जाता है। कतर गंतव्य सीमित करता है, लेकिन अमेरिका चीनी कंपनियों को कहीं भी बेचने देता है। चीन बिना गोली चलाए वैश्विक ऊर्जा कीमतें बदलकर यूरोप में अमेरिकी रणनीति को बाधित कर सकता है। चीन सिर्फ बंदरगाहों में अल्पांश हिस्सेदारी नहीं, बल्कि निष्कर्षण प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना चाहता है। चीन के सरकारी बैंक और कंपनियां गल्फ कोस्ट में रुचि ले रही हैं और उसकी ऊर्जा कंपनियां वहां पहले से सक्रिय हैं। CNOOC इंटरनेशनल के पास एपोटोमॉक्स प्लेटफॉर्म में 21% हिस्सेदारी थी, जो लुइसियाना के दक्षिण पूर्व में 80 मील दूर लगभग 90,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है। और ये अकेला नहीं है, इसने फॉर्चून लुइसियाना से 115 मील दक्षिण स्थित स्टैम्पीड ऑयल एंड गैस फील्ड में भी भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2024 में यह हिस्सेदारी $2 अरब में एक ब्रिटिश कंपनी को बेची गई थी, जिससे अमेरिकी विदेशी निवेश नियमों की ढीलापन झलकता है। यह सब एक जवाबी रणनीति है, क्योंकि यही अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये शायद दुनिया की सबसे उन्नत और अनुभवी लड़ाकू सेना है, लेकिन ये बहुत सारे सूक्ष्म हिस्सों के सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करने पर निर्भर करती है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आपूर्ति श्रृंखला कट जाती है और ईरान पर सीमित हवाई अभियान भी रसद संबंधी चुनौती बन जाता है। चीन के खिलाफ ये समस्या और बढ़ती है, क्योंकि क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और बंदरगाह अहम खुफिया जानकारी देते हैं। ये पारंपरिक कमियों की भरपाई के लिए एक किफायती रणनीति है। चीन भी अपने एकमात्र सहयोगी और अमेरिका की भौगोलिक कमजोरी का इस्तेमाल सौदेबाजी के कुछ पत्ते जुटाने में कर रहा है। क्यूबा में चीन का नया बेस अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं था। बीजिंग वहां 1999 से सक्रिय है, जब उसने बेहुकल में जासूसी बेस बनाया। द्वीप पर 2 और बेस हैं, एक वहाई में, दूसरा कैलाबसार में। क्यूबा सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि एक नेटवर्क है जो सिग्नल पकड़ने और खाड़ी के पोर्ट ट्रैफिक की निगरानी के लिए उपयुक्त है। चीन की दिलचस्पी की यहाँ कई वजहें हैं। बंदरगाहों के अलावा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के अहम बेस हैं, जैसे विशेष अभियान कमान का मुख्यालय और अमेरिकी दक्षिणी कमान। महत्वपूर्ण केंद्रों को एक जगह केंद्रित करने से हमलों का खतरा बढ़ता है, जिससे संचालन व तैयारियों में बाधा आती है। नियंत्रण, निगरानी, लॉजिस्टिक्स सब खाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं। चीन की पकड़ कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी चाल है। क्यूबा के पास चीन को उल्टे अवरोध बिंदु देने जैसा अप्रत्याशित कुछ हो सकता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य और युकाटन चैनल होर्मुज या मलक्का जैसे नहीं, पर रणनीतिक रूप से खास हैं। अमेरिका की गल्फ कोस्ट से शिपिंग ट्रैफिक को खुले समुद्र में जाने के लिए इन जलडमरू मध्यों से गुजरना होता है। क्यूबा के जासूसी अड्डे सिर्फ सैन्य या औद्योगिक सिग्नलों की निगरानी तक सीमित नहीं है। ये गल्फ कोस्ट से निकलने वाली ऊर्जा और सैन्य ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए उपयुक्त हैं। क्या ये अमेरिकी व्यापार रोकने के लिए पर्याप्त होंगे? नहीं,
लेकिन इससे बाधा आ सकती है। लंबी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स कठिन हो जाते हैं। अमेरिकी सैन्य पुनः आपूर्ति नेटवर्क और लंबा हो जाता है, जबकि चीन के सामरिक अवरोध बिंदुओं की नाकाबंदी प्रभावी रहती है। यही वजह है कि गल्फ कोस्ट इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर थोड़ी सी भी बाधा अमेरिका के लिए रणनीतिक बुरे सपने में बदल सकती है। ताइवान पर नजर रखते हुए चीन भी इसी बुरे सपने पर दांव लगा रहा है। तो संघीय सरकार इस बारे में क्या कर रही है? बहुत कम। कांग्रेस ने काम रोक दिया है। 2021 की संघीय रिपोर्ट के बाद राज्यों ने पहल की है। अमेरिकी कृषि विभाग ने पाया कि 4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि आंशिक रूप से या पूरी तरह से विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व में है। कुछ भूमि बंदरगाहों, ऊर्जा टर्मिनलों व सैन्य ठिकानों के पास है, जिससे अहम बुनियादी ढांचे तक पहुंच, सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। राज्यों ने सख्ती शुरू की है। 2021 से अब तक विदेशी संपत्ति स्वामित्व सीमित करने वाले 50 विधेयक पारित हुए हैं। अधिकांश का लक्ष्य कृषि भूमि है। कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचे के पास की जमीन को निशाना बनाते हैं। कई कानूनों के बावजूद अभी भी खामियां हैं। कोई एक ढांचा गल्फ कोस्ट की ऊर्जा और बंदरगाहों की पूरी सुरक्षा नहीं करता। इसलिए कानून न होने पर आपको चरम हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मायामी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर चीन निर्मित क्रेनों की साइबर सुरक्षा और संचालन की जांच कर रहा है। कोस्ट गार्ड चीन से युद्ध की तैयारी कर रहा है। पहली द्वीप श्रृंखला में युद्ध सीमित नहीं रहेगा। चीन अमेरिका की युद्ध जारी रखने की क्षमता को आर्थिक और लॉजिस्टिक तोड़फोड़ से कमजोर करने की कोशिश करेगा। कोस्ट गार्ड ने चुनौतियों का नक्शा बनाया है, जिसमें चीन के उपकरण और निवेश से अंदरूनी जानकारी मिलने की संभावना भी है। सोचिए, अगर टेक्सास के पोर्ट आर्थर जैसे बंदरगाहों में संचालन में खराबी हो जाए तो क्या होगा? क्रेन बंद हो जाए, लोडिंग अनलोडिंग रुके, सप्लाई धीमी हो, गोला बारूद और सामान कम पड़ने लगे। ये तो बस शुरुआत है। गल्फ में ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बंद होने लगते हैं। ड्रिल्स यूजर कंट्रोल्स का जवाब देना बंद कर देती हैं और सेफ्टी स्विच सक्रिय नहीं होते। ऑपरेटर मैनुअल कंट्रोल्स से काम करते हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स में विस्फोट होते हैं। इसी बीच उस क्षेत्र में जहाज जीपीएस खराबी की रिपोर्ट करते हैं। कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा डर है न्यू ऑरलियंस के पास के व्यस्त जलमार्गों में टक्करें। समुद्री यातायात धीमा या बंद हो जाता है। अमेरिकी सेना को आपूर्ति नहीं मिलती। चीनी मिसाइल हमले से प्रशांत में अमेरिकी व सहयोगी ठिकाने तबाह होते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स पर भी अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी बेकार होगी। जब दूरी की मार भारी पड़ने लगती है, अमेरिका की समुद्री प्रणाली से समर्थित $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। कोस्ट गार्ड ने नए निवेश शुरू किए हैं। ड्रोन वहां निगरानी करते हैं जहां जहाज नहीं जा सकते, और एआई पहले ही गड़बड़ी पकड़ लेती है। मिसिसिपी पर असामान्य हरकत करने वाला एक जहाज समुद्र तट से दूर बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। समय पर पहचान आपदा और नियंत्रण में फर्क कर सकती है। कोस्ट गार्ड ने यूएस साइबर कमांड व इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर बंदरगाह, टर्मिनल और पाइपलाइन सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ये अकेले नहीं कर पाएगा। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने चेताया कि अमेरिकी तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए देश की मौजूदा निर्माण क्षमता पर्याप्त नहीं है। कोस्ट गार्ड अभी भी अपनी मौजूदा फ्लीट में पुराने गश्ती पोतों को बदलने से 1 दशक से भी ज्यादा दूर है। सहयोगी देश जरूरी हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। रूस से आपूर्ति बंद होने पर यूरोप अब अमेरिकी एलएनजी पर निर्भर है, जबकि जापान अपनी लगभग 9 से 10% एलएनजी अमेरिका से लेता है। मित्र देशों की समृद्धि गल्फ कोस्ट ट्रैफिक की निरंतरता पर निर्भर है, इसलिए अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। 2026 की शुरुआत में अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, लेकिन इस अभियान में असली नुकसान शायद क्यूबा को हुआ। वेनेजुएला क्यूबा का सबसे भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता था, जो 2025 में क्यूबा की कुल आपूर्ति की कमी का 50% या 26,000 बैरल तेल प्रतिदिन से अधिक प्रदान करता था। फरवरी 2026 में अमेरिका ने आपूर्तियां रोक दी, जिससे क्यूबा को दशकों की सबसे गंभीर ईंधन कमी झेलनी पड़ी। बस स्टॉप खाली हो गए, कार्यालयों के समय घटाए गए, परिवार लकड़ी कोयले के चूल्हे पर खाना पकाने लगे, बिजली कटौती लगातार रही। अमेरिका के लिए ये दबाव का बड़ा साधन बन गया है। क्यूबा की सरकार अब मानती है कि वो व्हाइट हाउस से बात कर रही है,
इस द्वीप राष्ट्र को अपना पक्ष बदलना होगा। और अगर क्यूबा फिर से बिजली चाहता है तो चीनी ठिकानों को हटाना भी एक शर्त होगी। लेकिन भले ही वे ठिकाने हटा दिए जाएं, गल्फ कोस्ट अब भी एक समस्या बना रहेगा। यह क्षेत्र छोटा है, रणनीतिक है और विदेशी निवेश नियमों के तहत इसमें कई संपत्तियां हैं। सच कहे तो गल्फ कोस्ट एक टिक टिक करता टाइम बम है। चीन मानता है कि ताइवान पर कब्जे का मौका खत्म हो रहा है। क्या गल्फ कोस्ट अमेरिका की जीवन रेखा रहेगा या उसकी कमजोरी? आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।